हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और इसके अतिरिक्त कहानी और उपन्यास के प्रश्नों के वीडियोस भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। भीष्म साहनी की नाट्य कृति कौन सी है? ए कबीरा खड़ा बाजार में, बी शुतुरमुर्ग, सी पेपरवेट, डी द्रौपदी। भीष्म साहनी की नाट्य कृति कौन सी है? यहाँ तक के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, आज यहाँ से स्टार्ट किए। तो भीष्म साहनी की कृति है कबीरा खड़ा बाजार में। इस कृति का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। इस तथ्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। इस तथ्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? ए आधे अधूरे, बी लहरों के राजहंस, सी आषाढ़ का एक दिन और डी अंडे के छिलके। तो ये तथ्य जो है, इसको आषाढ़ का एक दिन नामक नाट्य कृति में दिखाया गया है, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और कालिदास के चरित्र पर आधारित है। भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? ए बालकृष्ण भट्ट, बी राधा कृष्णदास, सी राधाचरण गोस्वामी, डी गोपाल राम गहमरी। राधाचरण गोस्वामी प्रहसन लिखने में कुशल थे। प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। ये कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर दशरथ ओझा, बी डॉक्टर गोपाल राय, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी रामचंद्र शुक्ल। ये कथन डॉक्टर गोपाल राय का है कि प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। आइए आगे देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ए भारतेंदु, बी लाला श्रीनिवास दास, सी राधाचरण गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? ए 1963 ईस्वी में, बी 1965 में, सी 1968 में, डी 1969 में। तो भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक 1968 ईस्वी में लिखा था। मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? ए श्रीधर पाठक, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु, डी राजा लक्ष्मण सिंह। मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से। और ये 1880 ईस्वी में अनुवाद किया गया था, प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा है? ए नील देवी, बी विशस्य विश्वौषधम, सी भारत जननी, डी सती प्रताप। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो वो है विशस्य विश्वौषधम, जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? भारतेंदु जी का नाटक अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? ए प्रहसन, बी भाड़, सी वीथी, डी गीत नाट्य। तो अंधेर नगरी प्रहसन के अंतर्गत आता है, ए राइट आंसर। भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है? भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है? ए 1883 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी, डी 1878 ईस्वी। तो सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक का रचना काल 1875 ईस्वी है।
परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। ये कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? ए. आषाढ़ का एक दिन, बी. आधे अधूरे, सी. लहरों के राजहंस, डी. अंडे के छिलके। परिवार के सभी सदस्यों में अविश्वास, कुंठा, संशय और हीनता बोध एवं विघटन के भाव हैं, तो ये किस नाटक पर लागू होता है? ये मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे पर लागू होता है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। ये कथन किस नाटक के संदर्भ में है? ए. आषाढ़ का एक दिन, बी. अंधा युग, सी. आठवां सर्ग, डी. चंद्रगुप्त। तो ये कथन आठवां सर्ग नामक नाटक के संदर्भ में है, जो कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है और 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये नाटक पहले हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद ये आठवां सर्ग नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इसमें कालिदास कृत कुमार संभव के 8वें सर्ग पर ये आधारित है। इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ? ए. अजातशत्रु, बी. बकरी, सी. चंद्रगुप्त, डी. अंजू दीदी। देश प्रेम और राष्ट्रीयता का स्वर इनमें से किसमें मुखरित हुआ? तो ये चंद्रगुप्त नामक नाटक में मुखरित हुआ। साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? ए. आधे अधूरे, बी. ध्रुव स्वामिनी, सी. आषाढ़ का एक दिन, डी. आठवां सर्ग। तो आठवां सर्ग नामक कृति में श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न उठाया गया है। किस नाट्यकृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी? ए. नील देवी, बी. विशस्य विश्वौषधम, सी. अंधेर नगरी, डी. सत्य हरिश्चंद्र। किस नाट्यकृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी? तो अंधेर नगरी नामक नाटक की रचना भारतेंदु ने एक रात में ही की थी, जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं, आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। ये किस रचना के संदर्भ में सटीक है? ए. अंधेर नगरी, बी. ध्रुव स्वामिनी, सी. आठवां सर्ग, डी. अंधा युग। तो ये अंधा युग के संदर्भ में सटीक है, जिसका प्रकाशन 1955 या कहीं पे 1954 भी मिलता है में हुआ था। कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ए. शर्मा जी, बी. कामरेड, सी. नानक की नमाज, डी. गोष्ठी। कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो नानक की नमाज नामक एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? ए. भारतेंदु युग, बी. द्विवेदी युग, सी. प्रसाद युग, डी. प्रसादोत्तर युग। तो सेठ गोविंद दास प्रसाद युग के नाटककार हैं। गरुड़ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. रामकुमार वर्मा, सी. लक्ष्मी नारायण वर्मा, डी. लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा। तो ये कृति लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है? ए. मुगल काल, बी. मौर्य काल, सी. हर्षवर्धन काल, डी. गुप्त काल। तो ये नाटक जो है ये हर्षवर्धन काल से संबंधित है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ए. स्कंदगुप्त, बी. चंद्रगुप्त, सी. ध्रुव स्वामिनी, डी. विशाख। प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा?
ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुव स्वामिनी, डी जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो अजातशत्रु नामक नाटक कालक्रम की दृष्टि से पहले आएगा, क्योंकि इन सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ। अजातशत्रु का प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ, जबकि जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक नाटक का प्रकाशन 1926 ईस्वी में, स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी में और ध्रुव स्वामिनी का 1933 ईस्वी में हुआ। तो इसलिए अजातशत्रु कालक्रम की दृष्टि से पहले आएगा। अजातशत्रु का रचना काल क्या है? ए 1921 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। तो जैसा कि अभी बताया, 1922 ईस्वी अजातशत्रु का रचना काल है। प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी विशाख, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ध्रुव स्वामिनी राइट आंसर है। कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी कामना। तो कोमा ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की पात्र है। स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए? ए भारतेंदु, बी रामकुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी भुवनेश्वर। त्याग बलिदान की भावना से भरे पात्र हमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलते हैं। किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गोविंददास, डी विनोद रस्तोगी। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया। चार विचारे किस नाटककार की कृति है? ए गोपाल राम गहमरी, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी हरिकृष्ण प्रेमी। चार विचारे नामक कृति जो है वो बेचन शर्मा उग्र की है। कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? ए प्रतिशोध, बी रक्षाबंधन, सी विश्वान, डी सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली नामक कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है। नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया? ए भारतेंदु, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहा जाता है? ए रंगशाला, बी रंगपीठ, सी नेपथ्य, डी रंगशीर्ष। तो रंगमंच के पीछे के भाग को नेपथ्य कहा जाता है। इन नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आधे अधूरे, अंधा युग। अंधेर नगरी नामक जो नाटक है, आपको पता है ये भारतेंदु जी का नाटक है और भारतेंदु जी का समय इन नाटकों के रचनाकारों से पहले आता है। तो अंधेर नगरी सर्वप्रथम आएगा और इसके बाद आप यहाँ इनका प्रकाशन वर्ष भी देख सकते हैं। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग 1955 और आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से भी बी आपका राइट आंसर होगा। प्रसाद के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर प्रसाद जी के नाटकों को काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में रखना है। तो इसमें भी आप ध्रुव स्वामिनी ये वाला तो विकल्प
हट ही जाएगा क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है। तो बचे 3। अब इनका प्रकाशन वर्ष आप निकालेंगे तब ही आपको आरोही क्रम पता लगेगा। तो इस प्रकार देखें तो अजातशत्रु पहले आएगा 1922, 1928, 1931 और 1933। तो हमारा सी विकल्प सही हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के निम्न नाटकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए दशरथ नंदन, कोणार्क, पहला राजा, शारदिया। इसमें भी हमको पहले प्रकाशन वर्ष ज्ञात करना होगा, उसके पश्चात ही हम इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कोणार्क 1951 में, पहला राजा 1969 में और शारदिया नामक जो नाटक है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार देखें तो इसमें ये विकल्प होना चाहिए था, परंतु इसमें बाद का ये दशरथ नंदन यहाँ होना चाहिए था जो कि 1974 में प्रकाशित है, और पहला राजा जो 1969 में प्रकाशित है उसको यहाँ पर होना चाहिए था। इसके अनुसार देखें प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो ये इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिया हुआ है। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक। आज यहाँ पर नाटक के प्रश्न समाप्त होते हैं। इससे आगे हम अन्य विधाओं के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको रिवीजन में हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।